बड़ी इमारतें हैं वो लोगों के लिए कब्रिस्तान बन रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस करप्शन के हवाले से क्यों कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन कमीशन नहीं बनाया जाता, कोई अदालती कमीशन या कोई JIT बनाया जाए, क्योंकि रवां साल 3 वाक़यात हो चुके हैं जहाज हादसे के अलावा। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें अफसोसनाक वाक़या हुआ ये जो इमारत गिरी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, और ये मखदूश इमारतों में से थी, और इसके लिए उनको नोटिस भी किए गए थे। और फिर जिस दिन ये इमारत घिरी है, जिस शाम को, जब एक साइड पे हो गई और उसमें मज़ीद इम्कानात हुए कि ये गिरने वाली है, तो बहुत से लोग फिर उस दिन वहाँ से निकले हैं, बहुत सारी फैमिलीज़, लेकिन कुछ फिर भी निकलने को तैयार नहीं थी। इस वजह से ये नुकसान हुआ। अभी तक वहाँ पे रेस्क्यू का काम जारी है। आपके इल्म में है कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ ही अरसा पहले SBCA की स्पेशल कोर्ट्स के लिए भी अदालत आलिया को लिखा है, और वो भी अनकरीब शुरू हो जाएंगी, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जहाँ पे ये इस तरह की इर्रेगुलरिटीज़ हैं या जो भी किसी की नेगलिजेंसी है, तो कोर्ट्स होंगी तो फौरी तौर पर जज़ा और सज़ा के अमल जो है उसमें तेज़ी आएगी और उन पर एक्शन होगा। लेकिन हालिया दिनों में एक बहुत बड़ी तादाद जो सीनियर अफसरान भी थे, जिनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ अदवार में शिकायत भी थी, या जिनके अदवार में बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई, उन सब पर एक्शन लिया जा चुका है। वो सस्पेंड हैं। एक सीरियस और सीनियर अफसरान उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं। बहुत सारों पर पहले भी एक्शन हुआ है। इसी असना में अगर आप 1 साल का ही सिर्फ ले लें पीरियड, तो 1000 से ज़्यादा इलीगल जो स्ट्रक्चर हैं उनको डिमोलिश किया गया है और एक्शन किया जा रहा है। ये भी हकीकत है कि बहुत सारी जो हैं इलीगल तामीरात हैं, लेकिन असल इशू जो इमारत घिरने का है वो मखदूश इमारतें हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं, कोई 422 के करीब, जिसमें 50 जो हैं वो हेरिटेज में भी हैं। उन सब से नेगोशिएशंस की जा रही है, लेकिन लोग एवुकेट नहीं कर रहे, खाली नहीं कर रहे, एवुकेशन नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग रहते हैं, ये बहुत सारी वो इमारतें हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले की भी हैं, और वो पगड़ी सिस्टम पे हैं। उनको इस बात का यकीन नहीं होता कि अगर अभी ये हमें यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर रहे हैं तो बाद में हम कोई इस तरह की जगह मिलेगी। आज भी हमारी इस पे एक मीटिंग है, और जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिन पर अमल किया जाएगा, ताकि कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी बना लिए जाएं और कुछ लोगों को मुंतकिल किया जाए ताकि उनकी तशफ़ी हो सके। लेकिन जहाँ जहाँ पे इस तरह की गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, वहाँ पे सीरियस एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, इस तरह की बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको रेक्टिफाई किया जाएगा। जिस तरह एडवाइज़र ला साहब ने आपको बताया कि कानून साजी में बेहतरी लाई जा रही है। बहुत सारी इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें इस तरह के सिकम हैं जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, तो इसको इंशाल्लाह बेहतरी लाई जाएगी, और इश्यूज़ हैं जिनको बेहतर किया जाएगा। जी अमित साहब। जो गड्डाफ पे एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, शायद 29 बिस्तरों पर 29 करोड़ की लागत से, जिसमें 9 वेंटिलेटर्स और 62 से ज़ायद का अमला वहाँ तैनात किया गया, तो वो इतलात है कि नाकाम हुआ है और बंद हो गया है।
इसका जिम्मेदार कौन है? हेल्थ मिनिस्ट्री में से किसी को आप इसका जिम्मेदार ठहराएंगे या वहां पर जाने के लिए भी 4 घंटे जो है वो दरकार थे, तो जो वहां पर पेशेंट थे उनके जो रिश्तेदार है वो वहां पर नहीं जा सकते थे, तो ये क्या कहेंगे? मिसमैनेजमेंट है कुछ और? देखें, एक तो आपकी इतलात गलत हैं कि इतना कोई बड़ा ख़र्चा हुआ और फिर वो बिल्कुल कोई फ़ेल हुआ, ऐसा नहीं है। कम अखराजात में मुख्तलिफ इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं सिंध गवर्नमेंट ने पूरे सूबे में इस्टेब्लिश की हैं, और इस वक्त भी एक जो ये तासुर कुछ दिनों से था कि बिल्कुल भी कहीं पे नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, और जो पेशेंट्स हैं उनको कहीं भी नहीं रखा जा रहा, वो भी एक र्यूमर ही थी। बहुत सारी अवेलेबिलिटी अब भी है, बल्कि मज़ीद इसको बेहतर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर खुसूसी इक़दामात किए हैं, हमारी मिनिस्टर हेल्थ ने बहुत उसमें काम किया है। तो पूरे सिंध में इस वक्त भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है बेड्स की और मरीज़ों को, पेशेंट्स को एकोमोडेट करने की, जहाँ अब तादाद बिल्कुल बढ़ी है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है। जिस बात का हम शुरू से कहते थे कि अगर उस वक्त एहतियाती तदाबीर ले ली जाती, लॉकडाउन प्रॉपर किया जाता, तो आज इस तरह के हालात ना होते। वही जो सिंध गवर्नमेंट की बात थी, चीफ मिनिस्टर सिंध की बात थी, आज वही बात प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं और उनके दीगर जो सीनियर लोग हैं वही कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त उस पर इस वजह से उसको सीरियस नहीं लिया गया क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट कह रही थी, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब कह रहे थे, या हमारे यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स कह रहे थे। तो अब जब सब ने देखा कि एकदम से पेशेंट पूरे पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, तो अब इस बात को उन्होंने रियलाइज़ किया है और अब ये बात खुद भी कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, कुछ ज़ाहिर है शहर से आप जिस तरह कह रहे हैं दूर है, लेकिन बहुत सारी यहाँ करीब भी हैं, तो सबको वहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा है। ये कर एक तरफ तो वज़ीर आला साहब जो है वज़ीर आज़म को खत लिखते हैं और उनसे मदद भी उनसे मांगते हैं कि टिड्डी दल का जो खतरा बढ़ता चला जा रहा है, तो दूसरी जाने हम देखते हैं कि पीटीआई की जो सिंध की लीडरशिप है उनकी तरफ से सिंध हुकूमत पे जो है वो तनकीद शुरू हो जाती है। तैयारा गिरता है कराची के अंदर, तो उसके ऊपर भी जो है इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। फिर 18वीं तरमीम के ऊपर भी जो है गुज़िश्ता रोज़ है रिक्वेजिशन जमा कराई गई है, कुछ सिंध की जानिब से वो 18वीं तरमीम पर बात करना चाहते हैं सिंध हुकूमत से। तो जो एक हंगामी सूरत हाल है, पेंडेमिक है, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम तराशियाँ कब तक चलती रहेंगी? और एक आखिरी और सवाल आपसे ये है कि जब ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसमें एक पॉलिसी शुरू की गई थी कि ट्रैक एंड ट्रेस वफाक की जानिब से, तो उसके ऊपर क्या सिंध हुकूमत अभी तक अमल कर रही है? उस पर भी रिपोर्ट। तनकीद का सिलसिला गलत है, नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस मुश्किल वक्त से इस वक्त सारी पाकिस्तानी कौम गुज़र रही है, मैं समझता हूँ तनकीद करने से हम इस वक्त अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। हमें बार बार इस बात पर कोशिश की है कि हम ऑपोजिशन के दोस्तों को कायल कर सकें कि अभी मामला पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की बका की जंग है, सेहत की जंग है। तो इसको आप अपनी सियासी जो चपकलिश है उसकी नज़र ना करें, मिलकर काम करें। बट अनफॉर्चुनेटली जब हमने उनकी तरफ मिलकर काम करने के लिए हाथ बढ़ाया, जवाब उनका मुस्बित नहीं आया। और आप अपने सवाल में ख़ुद कह चुके हैं कि वो हर पाकिस्तान में होने वाली गलत चीज़ का ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहराते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को ठहराते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ठहराते हैं, या 18वीं तरमीम को ठहराते हैं। कोई कभी इनसे पूछे 18वीं तरमीम है क्या तो उनको पता नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि बहस से पहले उनको 18वीं तरमीम को समझने की ज़रूरत है, और वो समझना अगर चाहते हैं तो हम क्रैश कोर्स उनको देने को तैयार हैं कि आ जाएं, उनको बता दें किस तरीके से 18वीं तरमीम को पास करने के मुस्बित असरात आए हैं। आज अगर सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर है कोरोना वायरस के पेशेंट की रिकवरीज का, हम अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 पेशेंट्स टच करने वाले हैं, रिकवर्ड पेशेंट्स। हेल्थ डिवॉल्व हुआ, उसका फ़ायदा हुआ। मैं माजी में बार बार आपके सामने गुजारिशात करता रहा हूँ कि ये जितने भी अपने आप को बड़े नेक कॉम्पिटेंट लोग कहते हैं, चैम्पियन कहते हैं, इनसे पूछें कि कोई NICVD की तर्ज पर स्टैब्लिश्ड
ہسپتال خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جیسا دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ جے پی ایم سی میں سائبر نائف فیسلٹی جیسا دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل ریہیبلیٹیشن جیسا دکھا دیں تو میں غلط ہوں گا، یہ ٹھیک ہوں گا. یہ کبھی ان سوالات کا جواب نہیں دیتے. کوئی ایک مثال آپ مجھے دے دیں. آپ سب کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ سب اندرون سندھ جاتے ہیں، آپ کو یہ تو مثال ملے گی کہ دیہی سندھ میں، خیرپور میں پنجاب کا پیشنٹ آ کے ٹریٹ ہو رہا ہے، سکھر میں رحیم یار خان سے پیشنٹ آ کے ٹریٹ ہو رہا ہے، کوئٹہ کا پیشنٹ کراچی آ کے ٹریٹ ہو رہا ہے. کوئی آپ مجھے ایک مثال دے دیجئے کہ ہمارے ٹنڈو محمد خان کا پیشنٹ پشاور گیا تھا. کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ لاڑکانہ کا پیشنٹ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا جہاں پر انہوں نے دودھ و شہد کی نہریں بہائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں بجائے اس کے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ بیجا تنقید کر کے ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیجا تنقید صرف پیپلز پارٹی کے بغض میں، سندھ حکومت کے بغض میں کہ جی یہ ایس او پی فالو نہ کرو، یہ کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. آج آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑے پیمانے پر پاکستان بھر کے اندر یہ کرونا وائرس پھیلا ہے. عام آدمی ہو، وفاقی وزیر ہو، پارلیمنٹ کا ممبر ہو، اس کو یہ انفیکشن لگ چکا ہے. کوئی میڈیا پرسنالٹی ہو، اس کو یہ انفیکشن لگ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم کو مل کر پبلک کو صرف یہی گزارش کرنی چاہیے کہ اس مشکل وقت میں ہم سب ساتھ ہیں. اس مشکل وقت میں ہم سب کو ایک دوسرے کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ ماسک پہنو، سماجی فاصلہ اختیار کرو اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلو، اور غیر ضروری طور پر اگر بیان بازی بھی نہیں کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. میں آپ کے اس تاثر کی تھوڑی تردید کرنا چاہوں گا کہ جو نوکریاں ہیں یا جو ایڈمیشنز ہیں وہ ڈومیسائل کے بیسس پر نہیں، پی آر سی کے بیسس پر مل رہا ہے. اور صوبائی اسمبلی جو ہے نا، وہ ڈومیسائل کا جو ایشو ہے یا سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے بیکاز وہ پارلیمان کا کام ہے. ہمارا کام جو 1971 کے سندھ کے پی آر سی رولز ہیں اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو انفورس کرانے کے لیے جو اس کے اندر ابہام ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. اور اسی لیے ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں وہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا بنیادی کام اس قانون کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ اس قانون سے، اس ابہام سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس فائدے کو وہ لوگ نہ اٹھا سکے اور چیز ٹرانسپیرنٹلی ہو سکے. تو میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 30 روز کے اندر یہ کمیٹی اپنا پروپوزل دے دے گی اور اس پروپوزل کے تحت انشاءاللہ مؤثر قانون سازی کی جائے گی تاکہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے. یہ کر کے آپ سے کر لیں. ایک منٹ وہ پہلے کہہ رہے تھے، رک جائیے. میں سمجھتا ہوں اس سنجیدہ پریس کانفرنس کو آپ اس طرح کے غیر سنجیدہ معاملات کی طرف ڈائیورٹ نہ کریں. ایک منٹ. جو انہوں نے الزام لگایا ملک صاحب کے اوپر یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر الزام لگایا ہے وہ اس کی تردید آٹومیٹکلی کر چکے ہیں. کل پرسوں وہ تردید ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو قانونی جو پروسیجر ہے وہ فالو ہونا چاہیے. لیکن اس طرح میں سمجھتا ہوں 11 سال بعد، 10 سال بعد اگر بیان بازی کی جائے گی تو وہ بھی ان اپروپریٹ چیز ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کو ایجیٹیٹ کریں، بٹ قانونی انداز سے کریں. پریس کانفرنس کرنے سے، ٹویٹر پر بات کرنے سے میں سمجھتا ہوں معاملات حل نہیں ہوتے.
ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा कर दिया जाता है। अब इतनी कमी आई है तो यकीनन प्राइस कंट्रोल तो प्रोविंस के पास है, वो इश्यूज भी हैं, लेकिन एक इशू ये है कि कंट्रोल करना पेट्रोलियम मसनूआत इतनी कम हो चुकी हैं, लेकिन आप फेयर देखें, किराए देखें, दाल चावल चीनी देखें, सब्जी देखें, तमाम चीज़ें फुल अपनी जोबन पे प्राइस, इसके लिए आप कुछ कर रहे नहीं कर रहे। ये देखें, ये बिल्कुल ये जो बात की है ना, आपके सवाल का जवाब, एक मिनट, आपके सवाल का जवाब आपकी साथी ने भी दे दिया कि कीमतें तो तब कम होंगी जब पेट्रोल लोगों को मिलेगा। यहाँ तो इस वक्त तेल दस्तयाब ही नहीं है, और कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 2 टोक मौक़िफ़ इस बारे में दिया है कि इस तरीके से आवाम का इस्तेहसाल आप नहीं कर सकते। एक तरफ आप ज़बानी तौर पर कहते हैं कीमतें कम हो गई, लेकिन कीमतें कम होने के जो मुस्बत असरात हैं वो तो तब हम रिसीव कर पाएंगे जब एक्चुअली तेल मिल पाएगा, जब पेट्रोल मिल पाएगा। और पेट्रोल पंप पर अगर तेल नहीं मिल रहा तो मैं समझता हूँ इसका सवाल आप किसी सूबाई हुकूमत से नहीं पूछ सकते। नहीं, ये आप थोड़ा सा अपनी तशरीह करें कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट सिंध हुकूमत नहीं करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। इसके रेट का तयन फेडरल गवर्नमेंट करती है। PSO हो, शेल हो या कोई और ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, इनको कोई सूबाई हुकूमत रेगुलेट नहीं करती, ये फेडरल गवर्नमेंट करती है। तेल अगर मिलेगा मार्केट में, उसके बाद वो तमाम चीज़ें हो पाएंगी ना। ये जो आपने स्पेसिफिक इशू पॉइंट आउट किया है, ये मुझे तफसीलात दे दीजिएगा, मैं ख़ुद पर्सनली इसको चेक कर लूँगा। एक मिनट, मैं सिर्फ इस तासुर की थोड़ी तरदीद करना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं कि 8000 से ऊपर डेली टेस्ट किए जा रहे हैं, ये 8000 वो हैं जिसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। 8000 टेस्ट दिए जाते हैं, आप चाहेंगे वो तमाम मैं आपको कागजात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कहीं कहीं इशू आ रहा है और इशू को हमें तस्हीह करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसको इम्प्रूव किया जाएगा तो आप डिटेल्स दे देंगे, मैं आपका इसका जवाब दे दूँगा। हेल्थ केयर कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हेल्थ केयर कमीशन को नेचुरली जो उसका कानूनी रोल है उसको बेहतर तरीके से एहसन अंदाज से सरअंजाम देने की ज़रूरत है। सिंध असम्बली ने, सिंध हुकूमत ने इस इदारे को बनाया था ताकि लोगों के जो हेल्थ राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो उनके सेहत के इशूज़ हैं उसके अंदर एक थर्ड पार्टी एस्पेक्ट आ सके और उसको न्यूट्रल तरीके से देखा जा सके। तो आपकी बात दुरुस्त है कि हेल्थ केयर कमीशन को भी और ज़्यादा मुतहर्रिक अंदाज से और ज़्यादा मौसर अंदाज से काम करना चाहिए। ये मीडिया ने इशू रेज़ किया है, मैं भी इसको हेल्थ केयर कमीशन से बात करके, ये इंडिपेंडेंट इदारा है, ये मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करता, इसको तमाम ऑटोनमी इंडिपेंडेंस हासिल है और उसको अपना जो कानूनी रोल है वो सही तरीके से परफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक K4 का एक जवाब, एक सेकंड। अब देखें, एक तो K4 पे काम हो रहा है और K4 पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और उसमें कहा जा रहा है कि इसका रूट जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कई दफ़ा किसी को फ़ायदा देने के लिए चेंज किया गया, तो रिकॉर्ड मौजूद है। ये जितनी दफ़ा भी रूट K4 का चेंज हुआ था वो 2008 से पहले की बात है, जो उन्होंने मुतय्यन किया था, उसका जो फिजिबिलिटी या दीगर चीज़ें थी, जब वो पूरी अप्रूव हुई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में कभी भी उसका रूट जो है वो चेंज नहीं किया गया। उस पर जो काम है वो इंशाल्लाह है। कुछ इश्यूज़ थे जो नेस्पाक और दीगर बड़े इदारों की तरफ से आए थे, लेकिन उनको भी रिज़ॉल्व किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि K4 पे जो ये पहला उसका फेज़ है उसको कंप्लीट किया जाए। पानी का इशू है, उसको
کوشش کر کے بڑھایا جا رہا ہے اس کی استعداد. آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے 100 MGD کا بھی ایک افتتاح کیا تھا چیئرمین بلاول صاحب نے, جس کی وجہ سے بھی کچھ بہتری آئی. اب ہم لوگ ڈی سیلینیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس میں صرف پرائز کا ایشو ہے کہ جو صارف ہے اس کو دینی پڑے گی. ہمیں اس کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کم سے کم ہو تاکہ ان کے اوپر برڈن نہ آئے. تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں وہ بھی ہوگا. اور بھی بہت ساری اسکیمیں شروع کی گئی ہیں. آئل کی جو بات کی آپ نے, اصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت آئل جو ہے تیل دستیاب ہی نہیں ہے, اور اس کی بڑی وجہ اگر اس کو چیک کیا جائے, دیکھا جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی نااہلی ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بہت کم تھیں, اب بھی کم ہیں لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بہت زیادہ کم تھیں, اس وقت انہوں نے خود تو تھوڑا بہت ضرور کوئی آرڈر کیا, لیکن جو بڑی کمپنیز ہیں, آئل کمپنیز ہیں جو یہاں پہ کام کرتی ہیں, شیل, PSO, اسی طرح کی دیگر جو کمپنیز ہیں, ان سب نے کہا کہ ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی بھی ہے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ خود امپورٹ کریں. تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو اجازت نہیں دی, جو آن ریکارڈ ہے. تو یہ ایک اور بڑی نااہلی ان کی کہ نہ خود انہوں نے زیادہ وہاں سے آئل امپورٹ کیا, نہ ہی ان کمپنیز کو اجازت دی گئی, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ آئل پرائسز کم ہوئی ہیں تو آئل جو ہے مل نہیں رہا پیٹرول پمپ پر, اور بڑا ایشوز ہو رہا ہے. اور جب ملے گا, آپ کا سوال بالکل صحیح تھا کہ جو دیگر چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے, لیکن جب ایک چیز ملے گی اس کا تبھی جا کے اثر پڑتا ہے ان قیمتوں پر. تو اس پر چیف منسٹر صاحب نے آلریڈی احکامات دیے ہیں, کمشنر صاحبان یا دیگر جو ہمارا ایک محکمہ ہے ان کو, وہ اس پر کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے سب کو یقین دلاتا ہوں کہ قیمتوں میں کمی لائیں گے, اور جو لوگ اس کا عمل نہیں کریں گے ان پر سخت ایکشن کیا جائے گا. سر ایک منٹ وہ وفاق تو ویسے کرونا سے نہیں, پیپلز پارٹی سے لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے, لیکن جو آپ نے نیب کے کچھ, وفاق جو ہے کرونا سے زیادہ پیپلز پارٹی میں سندھ حکومت سے لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. جہاں تک آپ نے نیب کے افسران کی بات کی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا یہ خبر سن کے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ تمام اشخاص جو کہ کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں, مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ جو اپوزیشن کی مثبت ہو. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ ایک دم آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں بہت احترام ہے اپنی اپوزیشن کے لیے, لیکن وہ بس ایک شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح مرزا صاحب نے کہا کہ جو سوال ہم لوگ پوچھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, یا جو چیزیں اس وقت ہائی لائٹ ہوتی ہیں, وہ ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نئی چیزیں سامنے لے آتے ہیں. نئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اصطلاح میں اس کو نئی چیز لے آتے ہیں. جس طرح آج کل وہ بہت زور دے رہے ہیں مختلف وہ ایشوز جو آپ ان سے یہ نہ پوچھ سکیں کہ بھائی آپ نے یہ آئل کا جو آیا ہے سلسلہ وہ کیسے ہوا. دیگر بہت ساری ایسی ایشوز ہیں کہ کووڈ پہ جو سیریسنیس ہونی چاہیے تھی فیڈرل گورنمنٹ کی, اس میں آپ نے اپنے فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا. یہ جو اسکینڈل بتایا چینی کا اور دیگر, اس پہ وہ کیا ان کا رہے, لیکن وہ ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. آپ بھی جب پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں جس طرح آپ ہم سے پوچھتے ہیں, ہم تو آپ کے سب سوالوں کا جواب دیتے ہیں. آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان ایشوز کا کیا ہوا. وہ ایسا ایشو ضرور لے آئے سامنے جو پہلے ڈسکس نہ ہوا ہو. یہ تو بہت سارے وہی ایشو مردے
पुराने जो हैं वो ला के बात करेंगे कि सिर्फ अपनी खाना पूरी कर सकें, तो असल जो इश्यूज़ हैं उनसे वो भागते हैं, उनको एड्रेस नहीं करते, उनका जवाब नहीं देना चाहते। तो उनकी बातों को इतना सीरियस ना लिया करें, आप पता नहीं क्यों ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं उनकी बात। जी 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 देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, आपने शर्जील मेमन साहब की बात की तो उन्होंने उसका स्टार्ट ले लिया था। आज भी अगर आप देखें तो वहाँ पे एक छोटा प्लांट लगा हुआ है जिसका पानी जो है वहाँ पे मिलता है कुछ लोगों को, लेकिन जो अभी खान साहब ने जो ऐलान किया, अल्लाह करे उस पर अमल हो, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे आकर पानी पे कोई काम करना चाहता है हम उसको वेलकम करते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट अगर आती है मोर देन वेलकम और मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये हमारा इशू है और ये उनका एहसान नहीं, हमारा हक है यहाँ के लोगों का कि वो आकर इसमें काम करें, और उन्होंने जो ऐलान किया डिसैलिनेशन का वो उस पर अमल करें। लेकिन जो मैंने आपसे बात की है वो मैं उस पर आपको अमल करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी जी आपने कहा कि जो है वो वफाक की हुकूमत इस मामले में संजीदगी नहीं ले रही, लेकिन कल तो वजीर आजम ने रो रो के कहा है कि अवाम संजीदा नहीं ले रहा। कल कहा है कि अवाम इस मामले को संजीदा नहीं ले रहा, बहुत बड़ा जो है वो डिजास्टर होने वाला है, और उसने पेशन को भी कर दी। देखिए जुलाई और अगस्त में बहुत बड़े केसेस पड़ेंगे। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये फैसला आपने करना है। आपके सामने हम लोग 26 फरवरी से हैं, 26 फरवरी से 27 फरवरी से चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ये दुहाई दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं माहिरीन की बातें सुनकर कि भाई इस पर एहतियात करें, हमने ये इकदाम लेने हैं, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया था। उस वक्त कहा जा रहा था कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा फ्लू है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और इसको कोई ऐसा सीरियस न लिया जाए। अब वही कह रहे हैं, वही बात खुद कह रहे हैं कि जी ये कोई मामूली फ्लू नहीं है, ये कल की बात है जिसकी आप बात कर रहे हो, अब उसको सीरियस लिया जा रहा है। काश इसको उस वक्त सीरियस ले लिया जाता जब सिंध गवर्नमेंट कह रही थी, जब मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि इसको सीरियस लिया जाए, इस पर काम किया जाए, तो हम इस वायरस को फैलने से बचा सकते थे। क्योंकि ये वायरस, ये वबा हमारी मुकामी नहीं है, ये यहाँ से कोई ऑयल या गैस का कोई वो नहीं है कि जहाँ से फील्ड है जहाँ से ये बाहर आ रहा था। ये सारा बाहर से आया। जब पूरी दुनिया में इसकी तशवीश पाई जाती थी, यहाँ पे था, हमारी बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्रीज में था, तो हमें उस वक्त ये स्टेप लेने थे। लेकिन चले वो वक्त गुजर गया जब ये पॉइंट आउट किया गया। अगर उस वक्त भी मुराद अली शाह साहब की बात को सीरियस ले लिया जाता, एयरपोर्ट और बॉर्डर्स पर ये काम कर लिया जाता, तो जो लोग यहाँ पे आ भी चुके थे उनको ट्रेस करके, ट्रैक करके टेस्ट कर लिया जाता, तो इस चीज़ को हम रोक सकते थे। मुझे बताएं कि हमें तो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे FIA ने बताया कि एक बॉर्डर से पाकिस्तान में 8,000 के करीब लोग इंटर हुए हैं, और जिसमें अगर 4 का डिजिट जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है सिंध का, उससे देखा जाए तो 1500 के करीब जो लोग हैं वो सिंध में आए हैं। इसी तरह 4,000 पंजाब में गए थे और इस दूसरे सूबों में गए थे। हम लोग उन 1500 लोगों तक ही पहुंचे, उनको टेस्ट किया, उनके सिम्टम्स, उनकी दीगर चीज़ें, उनके कॉन्टैक्ट्स लेके सब पर काम किया। मुझे बताया जाए क्या किसी और सूबे में ये काम हुआ? वो किस वजह से नहीं हुआ? मैं सूबों की जिम्मेदारी नहीं बता रहा हूं, इस वजह से नहीं हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट से इसको सीरियस नहीं लिया गया।
26 को पहला केस होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 13 मार्च को पहली मीटिंग बुलाते हैं, 26 फरवरी की बजाय 13 मार्च को, और उससे पहले सिर्फ एक ट्वीट था उनका, इस ट्वीट एक उन्होंने कर दिया था, लेकिन ये ट्वीट से नहीं चलता, इसको रोका इस तरह नहीं जा सकता था, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया। अब हमें एक लंबे अरसे के लिए इस वायरस के साथ चलना है, इसलिए इस वायरस से डरना भी है, इस वायरस से, और अल्लाह से माफ़ी मांगनी है और दुआ करनी है कि अल्लाह मियाँ पूरी इंसानियत को इससे बचाए। तो चलें, अब उनकी समझ में आया है, लेकिन इस वक्त बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन अब भी अगर हम सही सिमत में जाएंगे, सब मिलकर काम करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। आप क्या समझते हैं सही सिम जो है वो लॉकडाउन है एक बार फिर? जी, आप समझते हैं सही सिम जो है वो एक बार फिर लॉकडाउन है? देखें, 15 जून से आप कोई लॉकडाउन मैं कर रहे हैं। आपको अर्ज करूं कि लॉकडाउन जिस तरह कहा जाता है कि जी इस वजह से लगाया जाता है कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो लॉकडाउन हम लोग कह रहे थे वो इस वजह से कह रहे थे कि इस वायरस को फैलने से रोक दें, फैसिलिटी अपनी इम्प्रूव करें, जो भी हमारी हेल्थ की चीज़ें हैं उनको बेहतर करें। टेस्ट हमने की है, 880 के करीब हमारे पास कैपेसिटी थी, आज हम लोग 8000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो हॉस्पिटल में अगर कोविड के पेशेंट के लिए इतनी ज़्यादा कहीं पे भी जगह नहीं थी, इस वक्त हम लोग 12,000 से ज़्यादा पेशेंट के बेड मुख्तलिफ पूरे सूबे में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको बढ़ाकर 20,000 तक इसी माह में इंशाल्लाह इम्प्रूव कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अहकामात दिए हैं और मिनिस्टर हेल्थ इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन तो इसका हल नहीं है, वो वक्त हमने गुजार दिया, अब एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार करनी है। मुख्तलिफ शोबा जात को ज़ाहिर है अब काम करना पड़ेगा, हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है कि हम मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर एक प्रॉपर लॉकडाउन लगा दें। मैं अर्ज़ करूं कि हमने तो ये भी फैसला किया हुआ था कि अगर कोई एक टाइम लिमिट हो 2 माह की, 3 माह की, कि अगर 3 माह हम लॉकडाउन करते हैं, 2 माह लॉकडाउन करते हैं, तो उसको मुकम्मल तौर पर इस वायरस को रोक दिया जाएगा, तो हम उसकी तरफ ज़रूर जाते। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि आप कोई डेवलपमेंट का दीगर किसी जो डिपार्टमेंट है किसी में काम न लें, सिर्फ हेल्थ को फोकस करें। हम सारी डेवलपमेंट रोक देते, हम प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जाते, पूरी कोशिश करते कि जो लॉकडाउन से मुतासर होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करें, उनके घरों तक हर चीज़ पहुंचाएं। जो कारोबारी लोग भी मुतासर होते हैं उनका भी हम जो नुकसान है उसको भी पूरा करने की कोशिश करें, अपना सारा बजट एक साइड पे लगा दें। लेकिन 2 माह 3 माह अब उसका हल नहीं है, अब एक लंबा अरसा है जब तक वैक्सीन नहीं आती और अल्लाह की मेहरबानी से ये ख़त्म नहीं होता, दुआगू हैं कि ये ख़त्म हो, तब तक ये चलेगा। तो अब हर शोबा जात को खोलना पड़ेगा, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ, और इसके लिए सबको कहना पड़ेगा। इस पर अमल क्यों नहीं हुआ, लोगों ने एहतियात क्यों नहीं ली कि जब एक तरफ से बात आए कि जी इसको सीरियस ना लें, इससे डरे ना, तो फिर हम कहें कि जी लोग हमारी बात नहीं मानते, तो लोग कैसे बात मानेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर सिंध उसके लिए कहता है तो लोग कहते थे कि जी डरा रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर डेली आकर हेल्थ की फिगर्स बताता है तो हमारे यहाँ के अपोजिशन के भी और दीगर जो तर्जुमान हैं और वफाकी वुज़रा हैं वो कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर साहब आके खबरें पढ़ते हैं। ये ऑनरशिप है, ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस की ऑनरशिप है कि वो डेली आकर इस पर बात करता है, क्योंकि हम इस चीज़ को सीरियस समझते हैं। हमने इसको लाइट नहीं लिया, हमने इसको फ्लू नहीं समझा, बल्कि हमने इसको सीरियस समझा। उस पर भी हम पर तनकीद की जाती है। ये
ख्वाजा साहब ने पहली दफ़ा बात की है, पहली दफ़ा बात की है या क्या अभी ये हालात हुए हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, वो एक्टिव हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है ख्वाजा साहब, लेकिन ज़ाहिर है अब कुछ ना कुछ करना, ख़बरों में रहने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो वैसे उनके लेटर हमारी सर आंखों पे, उस पर काम किया जा रहा है, ऑलरेडी काम उस पर हो रहा है। उसकी बजाय उनको आजकल के सीरियस इशू पे बात करनी चाहिए, कोविड पे बात करनी चाहिए, उसमें कोई सजेशंस दें, वहाँ पे कोई ऐसा मसला है तो करें। ये चीज़ें तो वो शुरू से करते आ रहे हैं, मुझे वो दिन बता दें जब उन्होंने ये बात ना की हो। लेकिन हम लोग हर चीज़ में आप देख रहे हैं कि बेहतरी आ रही है, काम हो रहा है, काम की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं।